नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, ये सीरीज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन का सीरीज होगा, जिसमें क्लास 11वीं का हम जो न्यूमेरिकल आता है पेपर में 80 मार्क्स में, जो 23 टू 28 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को हम कवर करेंगे इस वीडियो सीरीज में। जितने भी टॉपिक, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और जो स्टैटिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसको हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। हो सकता है 5 से 6 वीडियो अपलोड हो, जिसमें टोटल 23 से 28 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल हम कवर कर लें। तो आज का जो टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आप देख पा रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये टॉपिक बहुत डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों ने डिमांड का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चैप्टर बेहतर है, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा। पर हम तब भी कोशिश करेंगे जिन बच्चों ने डिमांड नहीं भी पढ़ा है उनको भी समझ में आए, और जिन्होंने डिमांड पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत आसान होने वाली चीज है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये क्लियर है कि 4 मार्क्स का हर टर्म में, मतलब लाइक ये क्वेश्चन फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी होता है, फाइनल एग्जाम में भी होता है। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। और बहुत अच्छी बात ये है कि अगर जिस बच्चे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आ गया, वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी एक क्वेश्चन आता है। ज्यादातर केस में ऑप्शन में रहता है। डिमांड आ गया तो सप्लाई नहीं आया, सप्लाई तो डिमांड नहीं है, कई बार और में लिखा होता है डिमांड और सप्लाई के क्वेश्चन। तो अगर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया तो दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिक अपने आप को समझ में आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से कोशिश करते हैं समझने की, और हम चैप्टर को मेरे साथ बने रहे और देखें इस टॉपिक में क्या कुछ है। पहले हम, ये जो नाम है, हेडिंग है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम शॉर्ट में ईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडी बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इलास्टिक का क्या मतलब है। और एक वर्ड होता है इन इलास्टिक, इसका क्या मतलब है। तो एक वर्ड है इलास्टिक और एक वर्ड है आपका इन इलास्टिक। तो इसका क्या मीनिंग क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो वर्ड इलास्टिक है, ध्यान से देखिएगा, जो वर्ड इलास्टिक है और एक वर्ड होता है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या है? अगर प्राइस में चेंज आता है और डिमांड में भी उसके अकॉर्डिंग चेंज आ जाए तो इलास्टिक, सिंपल। और इन इलास्टिक का मतलब है प्राइस में आने वाले चेंज से डिमांड में अगर चेंज नहीं आता तो क्या कहलाता है? इन इलास्टिक, सिंपल। अगर प्राइस में चेंज आया, डिमांड में चेंज आ गया, इलास्टिक। प्राइस में चेंज आया, डिमांड में चेंज नहीं आया, इन इलास्टिक। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये अगर हम बात करें तो ये 5 हिस्सों में बांटे गए, मतलब इसको मेजर किया जा रहा है 5 हिस्सों में, जिसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये डिमांड कर्व में बनाने जा रहा हूँ। ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया को डिमांड कर्व के बारे में पता होगा ऑलरेडी। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे जो कारण है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमने एक डॉट यहाँ मेंशन किया वाई पे, एक डॉट एक्स पे, एक यहाँ पर सेंटर में, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। कितने सेगमेंट हो गए? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है टोटल। तो 5 केस बनते हैं आपके पास। एक तो आपका यहाँ हो गया ईडी, ईडी बराबर इंफिनिटी। यहाँ हो गया ईडी बराबर 0। ये हो गया आपका ईडी बराबर 1। ऊपर हो गया ईडी ग्रेटर देन 1 और यहाँ हो गया ईडी लेस देन 1। बहुत ध्यान से देखेगा, ये आपके टोटल 5 केस है। कितने केस है? 5 केस। ईडी बराबर इंफिनिटी है, ये है आपका परफेक्टली इलास्टिक। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। ये वर्ड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। जो आपका यहाँ पर ईडी इक्वल टू 1 है, ये है आपका यूनिटरी इलास्टिक। क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। और जो 0 है, ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। ध्यान से रखिएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। अब ये बीच में जो रह गया, इसमें इसको हम बोलते हैं बच्चों मोर देन। क्या बोलते हैं? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या सिंपल कहूं तो इलास्टिक, सिंपल कहूं तो इलास्टिक। और ये होता है बच्चों लेस देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या सिंपली कहूं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इन इलास्टिक। क्या बोल सकते हैं? इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। तो ये 5 कैटेगरी बताई गई है।
अगर एग्जैक्ट जीरो आ रहा है तो इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। एग्जैक्ट इन्फिनिटी आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक। वन आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक। अगर वन और इन्फिनिटी के बीच में है तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक या इलास्टिक। और वन और जीरो के बीच में है तो लेस देन यूनिटरी या इन इलास्टिक बोलते हैं। अब ये जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हो ना तो आप ईडी की वैल्यू आएगी इसी रेंज में, वैल्यू यानी ये रेंज ऑफ इलास्टिसिटी है, ये रेंज ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इसी रेंज में आना है। तो हम हमारे पास कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि आप बताओ भाई इलास्टिसिटी में कौन सा वाला इलास्टिसिटी है जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो है ना, हम तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे और हमसे नाम पूछा गया होगा तो हमें पता होना चाहिए, तो ये हमें यहाँ पर बताना पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में, तो इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे सिलेबस में परसेंटेज चेंज मेथड दे रखा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं, बट अपने सिलेबस में क्या है, परसेंटेज चेंज मेथड। तो हम हमारा पूरा जो आज का फोकस है परसेंटेज चेंज मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, और हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, और पूरा ये जो इंट्रोडक्शन है इसका परसेंटेज चेंज मेथड का हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ ध्यान से इसको पूरे टॉपिक को समझिएगा। मुझे ध्यान से देखना है। ईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला क्या होता है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हो गया हमारा ईडी का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये जो माइनस आपको दिख रहा है ना, ये माइनस बेसिकली नेगेटिव रिलेशन को बताता है। किसके बीच में नेगेटिव रिलेशन, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसको ये माइनस साइन रिफ्लेक्ट करता है। इस माइनस साइन के साथ और भी चीज है जुड़ा हुआ, वो समझिए। एक तो ये है कि नेगेटिव रिलेशन को बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, और एक बात और है, ये जो माइनस का कहानी है, एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 2 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पर, तो आपने कहा 3 नंबर बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि -2 और -3 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप मुझे बताएंगे -2 बड़ा नंबर है -3 से। मैथमेटिक्स के अंदर हमें यही बताया गया नेगेटिव में जो सबसे कम होता है वही ज्यादा होता है, पर इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगर यही सवाल मुझसे पूछा जाएगा तो मेरे लिए -3 नंबर बड़ा होगा, तो अभी तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मैथ खुद कुछ बता रहा है और इकोनॉमिक कुछ और बता रहा है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने के लिए ये माइनस साइन का यहाँ पे यूज किया जाता है, ताकि अगर माइनस साइन का यूज होगा तो ये जो माइनस है अपने आप रिमूव होकर क्या बच जाएगा, 2 और 3। जहां पर इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों के लिए सेम रिजल्ट होगा, यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग रिजल्ट आपको समझ आ रहा है। मैथमेटिक्स में अलग चीज दिख रहा है, इकोनॉमिक्स में अलग चीज दिख रहा है। तो माइनस अगर हटा दिया जाए, माइनस लगाने से ये माइनस हट जाएगा, तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव सेंस में आपका इकोनॉमिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, 3 ही बड़ा माना जाएगा। तो उस केस में ये माइनस साइन यूज किया जाता है। ठीक है, डिटेल आपको थ्योरी जब आप डिस्कस करेंगे चैप्टर का तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो हमारे पास माइनस की कहानी समझ में आएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक सिंगल फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम इसको समझेंगे। और देखिए, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्या, क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखना ध्यान से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। क्या वर्ड यूज किया मैंने, डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज, साइन यूज करा जा रहा है, इसको डेल्टा पढ़ते हो। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का। ठीक है, अब डेल्टा क्यू का क्या मतलब है समझो ध्यान से। डेल्टा क्यू का क्या मतलब है समझना आप सब, है ना। तो यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ पहले आपके, ताकि समझ में आ जाए। डेल्टा क्यू का मतलब हो गया चेंज इन क्वांटिटी। क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और डेल्टा क्यू का जो इसको हम पढ़ते क्या, डेल्टा क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। क्या होता है, चेंज। ठीक है जी, साइन का भी बता दिया। अब जो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है Q1 माइनस क्यू। क्या होता है फॉर्मूला, Q1 माइनस क्यू। अब जो नए टर्म आपको दिख रहे हैं, क्यू, क्यू का मतलब हो गया बच्चों इनिशियल, क्यू का मतलब हो गया आपका इनिशियल ऑब्लिक ओरिजिनल, इनिशियल ऑब्लिक ओरिजिनल क्वांटिटी, है ना, इनिशियल या ओरिजिनल क्वांटिटी। Q1 का मतलब हो गया बच्चों आपके लिए न्यू क्वांटिटी। क्या हो गया, न्यू क्वांटिटी।
तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सारे टर्म्स मैंने आपको मेंशन कर दिए यहाँ पर। दूसरा जो फॉर्मूला है यहाँ पर, दूसरा जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। यहाँ पे परसेंटेज इन क्वांटिटी मान में डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और परसेंटेज इन प्राइस डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, वही से और डेल्टा पी का मतलब क्या हो, चेंज इन प्राइस, वहां पे चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे चेंज इन प्राइस, ठीक है, चेंज इन प्राइस। अब डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या हो गया, P1 माइनस पी। तो यहाँ पे पी का क्या मतलब हो गया, वही इनिशियल प्राइस ऑब्लिक ओरिजिनल बोल लो, इनिशियल ऑब्लिक ओरिजिनल प्राइस। और P1 का मतलब हो गया आपके लिए न्यू प्राइस, हो क्या हो गया, न्यू प्राइस हो गया। तो डेल्टा पी हो गया चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी का फॉर्मूला हो गया P1 माइनस पी, और पी हो गया आपका इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस, और P1 हो गया आपका न्यू प्राइस। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, ठीक। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इतना आप नोट डाउन करें। तो बच्चों जो ईडी का फॉर्मूला है हमारे पास, अभी आपने देखा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस था। तो जो यहाँ पे माइनस लगाइए पहले, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हमने कैसे लिखा था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 ऐसे लिखा था। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे लिखा था, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 ऐसे लिखा था। अब 100 से 100 हम कैंसिल कर देते हैं, हम डेरिवेशन देख रहे हैं, कुछ नया चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू होल डेल्टा पी अपॉन पी, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब हुआ क्या, जब एक फ्रैक्शन को हम दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को तो एज इट इज सेम लिखो, दूसरे फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर को हमने क्या बना दिया, डिनोमिनेटर। बस अब सफलिंग कर दो यहाँ पर। तो सफलिंग करने पे क्या नजर आता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये नजर आ रहा है। और एक नया फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है ना। पर फॉर्मूला ये वही मेन फॉर्मूला, उसी से डिराइव होकर नजर आ रहा है ये फॉर्मूला, ठीक। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा कुछ और चीज है क्या, हाँ कुछ और चीज टर्म्स है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको टोटल एक्सपेंडिचर वर्ड भी देखने को मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय टीई। फॉर्मूला ये प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्या प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्या है ये टोटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कोई सामान 4 रुपए का है, ठीक, और उसके मैंने 10 यूनिट परचेज कर लिए, तो मैंने कितना टोटल खर्चा कर दिया। अगर एक यूनिट 4 रुपए का है तो 10 यूनिट मैंने अगर परचेज किया तो 40 रुपए खर्च किए, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 40 रुपए कहलाएगा। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे दे और प्राइस दे दे, क्वांटिटी मिसिंग कर दे, तो क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। या आपको दे सकता है टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी दे दे, प्राइस मिसिंग कर दे, तो आप प्राइस निकालने को कैसे निकालोगे। अगर मुझसे प्राइस बोला जाएगा तो मैं कैसे निकालूंगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी। और मुझसे अगर क्वांटिटी निकालने को कहा जाएगा तो मैं कैसे निकालूंगा, क्वांटिटी इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। तो ये दो फॉर्मूले हमें कन्वर्ट करने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर गिवन हो सकता है ना। तो वहां पर आप प्राइस और क्वांटिटी निकालने के लिए इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हो। प्लस में एक बात और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो माइनस साइन का जो यूज होता है यहाँ पर, एक केस ऐसा है जहां पे माइनस साइन फॉर्मूले का हटा दिया जाता है, दो केस ऐसे हैं जहां पे माइनस साइन रहता है क्वेश्चन के अंदर में। बस ये 3 सिनेरियो है, बस और कोई सिनेरियो नहीं। पहला सिनेरियो जब माइनस साइन हटा दिया जाता है, हटाने वाला सिनेरियो क्या है, जब मान लीजिए क्वेश्चन आपको गिवन है और क्वेश्चन में इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दे रखा है, पर माइनस में गिवन है। जस्ट सपोज ईडी इक्वल टू -2 गिवन है। अब ईडी -2 गिवन है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में ये माइनस दिखाएंगे नहीं, ये फॉर्मूले का माइनस आप हटा कर चलेंगे, ठीक। तो ये पहला केस हुआ जिसमें फॉर्मूले का माइनस आप हटा दे रहे। कब हटा दे रहे, जब ईडी आपका नेगेटिव में गिवन है। दो केस जो बच के वहां पे माइनस साइन रहता है, उसमें हटाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है जहां पे आपको प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, मतलब इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी, न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी गिवन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वहां पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, माइनस रहेगा, इनेक्टेड रहेगा, फॉर्मूले में हटाना नहीं है। दूसरा केस ईडी गिवन तो है बट
आपको पॉजिटिव में गिवन है, उस केस में भी माइनस साइन हटाने की जरूरत नहीं है। तो दो केस में माइनस नहीं हटता, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन हो या ईडी पॉजिटिव गिवन हो तो माइनस नहीं हटेगा। माइनस कब हटाया जाता है? जब ईडी गिवन हो बट नेगेटिव में गिवन हो, तो फॉर्मूले का माइनस हटा दिया जाता है। माइनस साइन का क्या मतलब था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, माइनस साइन का क्या यूज होता है यहाँ पे। तो आपको बेसिक तो समझा दिया गया है कि परसेंटेज चेंज मेथड, इस मेथड का नाम क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया, ये पूरा मेथड है परसेंटेज चेंज मेथड। क्या मेथड है? परसेंटेज चेंज मेथड। ये कौन सा मेथड है? परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, तो हम ये परसेंटेज चेंज मेथड ही हम डिस्कस करेंगे पूरा। ये हमारा जो चैप्टर है इसमें एक ही मेथड हमारे सिलेबस में, परसेंटेज चेंज मेथड, तो हम इसी को सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, और पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, है ना। और मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये एक क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो इस जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आप कवर कर पाओगे। मैंने पहले ही बताया कि हम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो जिसमें एक पहला टाइप है बहुत नॉर्मल है, क्वेश्चन को करना कैसे उसके अप्रोच को समझिए ताकि आप इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन को कवर करें। इसके बाद जो और भी टाइप है तो हम अलग से एक वीडियो बना के उन 3 या 4 टाइप जो भी है सभी टाइप को कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन भी है तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन ही हो पाएगा, तो लंबा वीडियो चला जाएगा। तो हम कोशिश करें कि वीडियो 20 से 25 मिनट का ही बने, जिस वजह से हम इसमें एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, कह रहा है पढ़ने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। एट द प्राइस ऑफ ₹10, तो प्राइस ऑफ ₹10 मतलब ये इनिशियल प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है, बहुत ध्यान से देखना आप सब। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस, मैंने बता दिया इनिशियल प्राइस है, आप लिख सकते हैं इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल, मैंने यहाँ लिख दिया प्राइस डिनोटेड बाय पी, ये हो गया ₹10। आगे बढ़ा तो कह रहा है कि जब 10 रुपए की कीमत थी तो सामान कितना खरीदा जा रहा था बच्चों? 100 यूनिट खरीदा जा रहा था। तो क्वांटिटी क्या हो गया? ओरिजिनल क्वांटिटी कितना हो गया? इसका जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो है 100 यूनिट। जब सामान 10 रुपए का था तो 100 यूनिट खरीदा जा रहा था। ठीक, जब सामान का दाम घटकर 8 रुपए हो गया तो खुद ही आप बताइए, अब ये जो न्यू प्राइस है, इसका न्यू प्राइस जिसको हम कहेंगे P1, वो कितना हो गया? घट के 8 रुपए। तो आगे पढ़े बिना बताया जा सकता है कि जब दाम कम होता है किसी भी सामान का, जब प्राइस डिक्रीज करता है तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड बढ़ा देगा। क्लियर, सिंपल यही है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड यही तो बताता है कि प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज करता है। जिन बच्चों ने डिमांड का चैप्टर पढ़ लिया उनको पता होगा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है, और ये एक सिंपल फंडामेंटल रूल है, ये सबको पता होता है, बस इसका नाम क्या है ये नहीं पता होता। हम सब कंज्यूमर की बिहेवियर को समझते हैं कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। हम एक्सेप्शन की बात जब थियोरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे तब बात करेंगे। तो आप देखिए कि प्राइस कम हुआ, 10 से कम होके 8 हुआ, तो आप ध्यान देंगे कि डिमांड बढ़ के 120 हो गया, 100 से बढ़ के 120। तो न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई इसकी? न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई? न्यू क्वांटिटी ये हो गया आपका 120 यूनिट्स। तो यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर डेल्टा क्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी, जो कि क्या होता है? Q1 माइनस क्यू। Q1 है 120, क्यू है 100, तो ये हो जाएगा आपका 20 यूनिट्स। अब हम डेल्टा पी कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है? P1 माइनस पी। तो P1 कितना है? P1 है 8 और P कितना है हमारा? 10। कैलकुलेट हुआ तो माइनस का 2 आया। ठीक, अब आप फटाफट आइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू, यही फॉर्मूला है। माइनस रहेगा क्यों? नॉर्मल क्वेश्चन है। डेल्टा क्यू कितना है? 20, डेल्टा पी कितना है? -2। प्राइस कितना है? देखिए ध्यान से 10, और क्वांटिटी कितना है? 100। ये रहा ना क्वांटिटी 100, ओरिजिनल की बात हो रही है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना मिला? 1। तो ईडी कितना आया? ईडी आ गया आपका 1। और जब भैया आपको पता है कि ईडी 1 क्या बताता है? यूनिटरी इलास्टिक। ईडी 1 क्या बताता है? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो ये कितना सिंपल है ना। आपको ये चारों डाटा क्वेश्चन में मिला, आपने खुद से चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस निकाला और ईडी के फॉर्मूले में प्लॉट कर दिया और आपका आंसर आ चुका है। ठीक, तो ये बहुत सिंपल है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी और टाइप के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना काफी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आप एक दो बार पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं।
दोबारा 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।